नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको दुनिया भर की खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस कार्यक्रम की सुर्खियां। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की औपचारिक घोषणा के बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। राष्ट्र को किया संबोधित, कहा कानून व्यवस्था को बनाए रखने में संवैधानिक प्रक्रिया का करेंगे पालन। शनिवार को बुलाया गया संसद का सत्र। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने चेतावनी दी, कहा अगर जल्द ही कोई स्थिर सरकार नहीं बनी तो ठप पड़ जाएगा देश। आईएमएफ ने भी जताई गहरी चिंता, मौजूदा स्थिति से जल्द उबरने और आईएमएफ समर्थित कार्यक्रम पर फिर से जल्द बातचीत शुरू होने की जताई उम्मीद। राष्ट्रपति के रूप में पहली बार फलस्तीन की यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात, दो राष्ट्र समाधान के प्रति दोहराई प्रतिबद्धता। जो बाइडेन के सऊदी अरब की यात्रा पर जाने से ठीक पहले खाड़ी देश ने इजराइल की उड़ानों से हटाया प्रतिबंध। इजराइल और अमेरिका ने फैसले का किया स्वागत। इजराइल से सीधे सऊदी अरब जाने वाले जो बाइडेन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। अब रूस से S-400 की खरीद पर भारत को नहीं करना पड़ेगा प्रतिबंधों का सामना। काटसा से छूट वाला बिल प्रतिनिधि सभा से पास। विधेयक भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने किया पेश, कहा अमेरिका को चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के मद्देनजर भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। चीन की अर्थव्यवस्था पर महामारी के कारण लॉकडाउन की मार, आर्थिक वृद्धि में 0.4% की गिरावट। अप्रैल जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में मामूली वृद्धि, कहा कि अर्थव्यवस्था में स्थिर सुधार जारी। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका का आर्थिक संकट इतना गहरा गया है कि देश के सामने संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। लेकिन राष्ट्रपति राजपक्षे गोटाबाया के पद छोड़ने के बाद अब प्रदर्शनकारियों की मांग पूरी हो गई तो लगता है राजनीतिक स्थिरता आएगी। शुक्रवार को रानिल विक्रमसिंघे ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इसके बाद उन्होंने देश को संबोधित किया और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में वो संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। शुक्रवार का दिन श्रीलंका की सियासत में अहम गतिविधियों के लिए जाना जाएगा। सुबह हुई तो स्पीकर अबेवर्दने ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की, जहां उन्होंने यह ऐलान किया कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्सा का इस्तीफा उन्होंने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने 14 जुलाई 2022 को कानूनी रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब से नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। जब तक वह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक संविधान में निर्धारित कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। याद करें, ये वो राजपक्सा हैं जो राजपक्सा ऑल पावरफुल राजपक्सा परिवार से थे, जिनका लंबे दौर तक इस श्रीलंका की सियासत में राज चला। याद करें, पहले चमल को जाना पड़ा, नामल को जाना पड़ा, शवेंद्र को जाना पड़ा, बेसिल राजपक्सा को जाना पड़ा, फिर महिंदा राजपक्सा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। स्ट्रॉन्ग मैन महिंदा राजपक्सा जो 10 साल तक इस देश के राष्ट्रपति थे, जिनको क्रेडिट किया जाता है 30 साल चली लड़ाई एलटीटी के साथ पर जीत पाने की, विजय पाने की। उस महिंदा राजपक्से को बतौर प्रधानमंत्री रेजिग्नेशन देना पड़ा। गोटाबाया राजपक्सा उस राजपक्सा परिवार की आखिरी कड़ी थे और वो कड़ी शुक्रवार को टूट गई। सदा के लिए राजपक्सा परिवार पर सूरज, उनके सियासी करियर पर सूरज इस देश में
ढल गया। राजपक्सा याद करें कुछ दिन पहले ये देश छोड़ के पहले मालदीव्स भागे, वहां से सिंगापुर गए और कल देर रात उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा और आज स्पीकर ने कबूल कर दिया। स्पीकर ने यह भी ऐलान किया कि अब अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए कल से पार्लियामेंट कन्वीन की जाएगी, नॉमिनेशंस बुलाए जाएंगे, 7 दिन लगेंगे और 20 तारीख को एमपीज डिसाइड करेंगे, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इसी दौरान दिन में यह भी खबर आई कि प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे को चीफ जस्टिस ने एक्टिंग प्रेसिडेंट स्वेर इन कर दिया, उनको शपथ दिला दी है। मैं देश में कानून और शांति का शासन स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाऊंगा। मैं शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को 100% स्वीकार करता हूं, लेकिन कुछ लोग तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। नए राष्ट्रपति के लिए पॉलिटिकल रैंगलिंग, एक सियासी घमासान शुरू हो गया है। सजित प्रेमदासा, कुछ की माने तो रणिल विक्रमसिंघे खुद, डलास और भी कुछ नाम हैं जो इस वक्त प्रेसिडेंट की लड़ाई के मैदान में कल हो सकता है कि अपनी नॉमिनेशंस अनाउंस करें, पर 19 तक नॉमिनेशंस हैं और 20 तारीख को स्पीकर की मानी जाए तो इस देश में नया राष्ट्रपति होगा। जैसे ये खबर आई कि गोटाबाया राजपक्सा ने इस्तीफा दे दिया है और वो मंजूर भी हो गया है, कोलंबो और पूरा श्रीलंका एक फेस्टिविटीज, जुबिलेशन, सेलिब्रेशन का माहौल हो गया। लोग सड़कों पर आ गए और जश्न मनाने लगे। We are so happy today that he has resigned, and we feel that when the people come together, we can do everything. We are the real power. रिजाइन करने के लिए अभी रास्ता में खड़ा हुआ ना, वो रास्ता बनाया, अब हम लोग को रास्ता डाला हुआ, अभी खाने खाया नहीं है, सोता नहीं है, इधर भी रहता है। अब देखना यह होगा कि जब नया राष्ट्रपति आता है, जब नई सरकार आती है आने वाले कुछ दिनों में, तो क्या श्रीलंका की इकोनॉमिक स्थिति, यहाँ के आर्थिक हालात कुछ बदलेंगे या लोग जो अभी महंगाई की मार से, तेल ना होने की मार से स्कूल बंद हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है, क्या वो स्थिति बदलेगी या स्थिति जस की तस रहेगी? कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, कोलंबो। राजनीति में परिवारवाद कई देशों में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के परिवारवाद ने तो सभी हदें तोड़कर रख दी। इस देश के राजनीतिक इतिहास पर अगर नजर डालें तो यह समझने में देर नहीं लगेगी कि सत्ता के गलियारों में इस परिवार का कितना असर है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। यूं तो श्रीलंका पिछले कई महीनों से भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन 9 जुलाई को जो हुआ उससे न सिर्फ देश की राजनीतिक दिशा को तय करने का नया अवसर मिला, बल्कि दशकों से यहां की राजनीति पर हावी एक परिवार के अंत की गाथा भी लिखी गई। भीड़ राष्ट्रपति भवन पर काबिज हो चुकी थी और गोटाबाया किसी अनजान जगह पर पहुंच चुके थे। सत्ता पर बने रहने का पैंतरा लगातार चल रहे थे, लेकिन कुछ भी काम ना आया और देश छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। इसके साथ लंबे समय तक देश का भविष्य तय करने वाले परिवार का भविष्य भी लिख दिया गया। गोटाबाया को उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे ने मंत्री नियुक्त किया था। महिंदा राजपक्षे 2005 में राष्ट्रपति चुने गए थे। उनके नेतृत्व में सेना ने 3 दशक से चले आ रहे गृह युद्ध को खत्म करने के लिए अपने अभियान को तेज किया था। आखिरकार 2009 में तमिल विद्रोहियों को कुचलने में बड़ी सफलता हासिल की। इससे बौद्ध सिंहाली समुदाय के बीच महिंदा राजपक्षे की लोकप्रियता काफी बढ़ गई। इस दौरान रक्षा मंत्री होने के नाते गोटाबाया राजपक्षे का कद भी काफी बढ़ गया। राजपक्षे भाइयों को युद्ध नायक के रूप में पहचाना जाने लगा, लेकिन 2015 में महिंदा राजपक्षे को हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 में आतंकी हमले के बाद गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा की। उन्होंने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने का चुनावी नारा दिया। जनता ने उन पर भरोसा जताया। एक बार फिर राजपक्षे परिवार सत्ता में वापस लौट आया। जब गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने तो उन्होंने महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्होंने अपनी सरकार में परिवार के अन्य सदस्यों को कई महत्वपूर्ण पद दिए। उन्होंने अपने भाई बजल को वित्त मंत्री और दूसरे भाई को कृषि मंत्री बनाया। खेल और युवा मामलों का मंत्रालय अपने बेटे को सौंपा।
इन नियुक्तियों का उद्देश्य राज्यों के मामलों पर सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार की पकड़ सुनिश्चित करना था। सत्ता में एक परिवार के अत्यधिक प्रभुत्व और राजनीतिक क्षितिज पर एकाधिकार के कारण कई विसंगतियां और गलत निर्णय लिए गए। 2019 में राजपक्षे ने करों में बड़ी कमी की घोषणा की, जिससे सरकारी वित्त को भारी नुकसान हुआ। पिछले साल सरकार ने सभी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे स्थानीय खाद्य उद्योग को गहरा झटका लगा। हालांकि 6 महीने बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके नतीजे अब दुनिया के सामने हैं। इस परिवार से सबसे पहले सोलोमन भंडरनाइके प्रधानमंत्री बने थे। सोलोमन भंडरनाइके की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके बाद उनकी पत्नी सिरिमाओ भंडरनाइके राजनीति में आई। 1960 में श्रीलंका के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना। वो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सिरिमाओ भंडरनाइके की पोती चंद्रिका भंडरनाइके कुमारतुंग देश की राष्ट्रपति बनी। राजपक्षे परिवार ने परिवारवाद की नई ऊंचाइयों को छुआ। हाल ही तक श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य मंत्री थे। इनमें 4 भाई और 5वें इनमें से एक का बेटा था। और आइए अब आपको अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल और फलस्तीन के नेताओं से मिलने के बाद अब सऊदी अरब पहुंच गए हैं। इससे पहले बाइडेन फलस्तीन के शहर बेथलहम पहुंचे, जहां उन्होंने फलस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से संक्षिप्त मुलाकात की। वहीं बाइडेन ने अपने मध्य पूर्व के दौरे में सऊदी और इसराइल के बीच भी कड़वाहट को कम करने की कोशिश की। अपनी मध्यपूर्व देशों की यात्रा के दौरान शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलिस्तीन के शहर बेथलहम पहुंचे, जहां उन्होंने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से संक्षिप्त मुलाकात की। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के लिए कई घोषणाएं भी की। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 2 राज्यों के समाधान के लक्ष्य के प्रति मेरी प्रतिबद्धता इतने वर्षों में नहीं बदली है। 1967 की तर्ज पर 2 राज्य परस्पर सहमत थे। फिलिस्तीनियों के साथ साथ इजराइल की सुरक्षा, समृद्धि, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के समान उपायों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। वेस्ट बैंक जाने से पहले बाइडेन ने पूर्वी यरूशलेम में अगस्ता विक्टोरिया अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की वित्तीय सहायता के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की। हालांकि इसे अभी अमेरिकी संसद से पास कराया जाना बाकी है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने फिलिस्तीनियों के इलाज में इस अस्पताल को रीढ़ की हड्डी बताया। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी एजेंसी को करीब $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा भी की। ये लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए प्रमुख मानवीय एजेंसी है। आज मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन अस्पतालों और फिलिस्तीनी लोगों के काम करने वाले अपने कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त $100 मिलियन देने का वचन दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सऊदी अरब पहुंचने से ठीक पहले खाड़ी देश ने अपने हवाई क्षेत्र को सभी विमानों के लिए खोल दिया। सऊदी अरब के इस कदम को इसराइल के प्रति खुले रुख का संकेत माना जा रहा है। बाइडेन ने इस फैसले का स्वागत किया है। बाइडेन के दौरे से कुछ घंटे पहले सऊदी अरब द्वारा उड़ानों का रास्ता खोले जाने से शत्रु देशों के बीच अनौपचारिक संबंधों के और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। बाइडेन इसराइल से सीधे सऊदी अरब जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। उनकी सऊदी अरब यात्रा को लेकर इतना विवाद हुआ कि उन्हें संपादकीय लिखकर अपनी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों के प्रति मेरा नजरिया स्पष्ट और पहले जैसा ही है। सऊदी अरब में पिछले 7-8 वर्षों में बहुत प्रयास हुए हैं। मध्य पूर्व में इसका बहुत महत्व है और यह बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि यह यात्रा अमेरिका के साथ एक मजबूत संबंध के 80 से अधिक वर्षों की बहाली का संकेत देती है। 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद बाइडेन ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। इतना ही नहीं, फरवरी 2021 में बाइडेन प्रशासन ने यमन के युद्ध में सऊदी अरब की और सहायता करने से मना कर दिया था। साथ ही अमेरिका ने सऊदी अरब को प्रमुख हमलावर हथियारों का निर्यात भी रोक दिया। सऊदी अरब को लेकर बाइडेन के रुख में इस यूटर्न के कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध है। युद्ध पूरी दुनिया के लिए आर्थिक चुनौती बन रहा है। प्रतिबंधों के चलते रूस से पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति बाधित है। इसका असर अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों में देखा जा रहा है।
यूरोप, अमेरिका और एशिया के ज्यादातर देशों में बीते 6 महीने में तेल और गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जानकारों का मानना है कि यात्रा के माध्यम से तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब को रिझाने की कोशिश है। और आइए अब चीन की बात करते हैं। वर्ष की दूसरी तिमाही में चीन की आर्थिक वृद्धि की दर तेजी से नीचे आई है। करों में बेतहाशा वृद्धि और कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सख्त लॉकडाउन से चीन में आर्थिक गतिविधियों में भारी कमी आई है। शुक्रवार को जारी आंकड़े वैश्विक मंदी की आशंका को और बढ़ा रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकारें ब्याज दरें बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन इससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में मामूली वृद्धि हुई है। एक साल पहले की तुलना में इसमें 0.4% की बढ़ोतरी हुई है। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शीतल टैंक्स के साथ करिए जल सुरक्षा की तैयारी, क्योंकि जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित। शीतल वाटर टैंक्स। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट क्या है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। मैं हूँ UPL का स्वीट पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। UPL का स्वीट पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। UPL का स्वीट पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक तरह का लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। अपनी कैटेगरी की सिलेक्टेड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करता है। हुई ना ड्रीम टीम? ये तो सच में ड्रीम टीम है यार। सही है ना? हाँ यार, कैसे सीख गए फाइनेंस के बारे में इतना सब? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नवजात शिशु को पहले 6 महीने तक माँ के दूध से सारा जरूरी पोषण मिल जाता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी पोषण की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। 6 महीने से 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ बच्चों को अन्य खाद्य चीजें भी देना आवश्यक है। कॉम्प्लीमेंट्री भोजन देते समय खाद्य सुरक्षा के इन पहलुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को अच्छे से धो लें, जैसे दाल, चावल, सब्जी, फल इत्यादि। बच्चे को उबला हुआ पानी ही देना चाहिए और उसके भोजन को भी उबले हुए पानी से ही तैयार करना चाहिए। भोजन बनाने
सोने और खाने से पहले माता पिता और बच्चों के हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ये कीटाणुओं द्वारा भोजन के दूषण व उससे बच्चों में होने वाले दस्त या डायरिया से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ तक संभव हो बच्चों को ताज़ा खाना ही दें। साफ बर्तन के इस्तेमाल करने से भोजन में कीटाणुओं की रोकथाम की जा सकती है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए साफ कटोरी और चम्मच का इस्तेमाल करिए। इन बातों का रखो ध्यान ताकि बच्चे रहें स्वस्थ और खुशहाल। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. जब देश के लिए क्रिकेट खेलो तो हाथ में बल्ला और दिल में जज्बात होने चाहिए। मैं तापसी पन्नू लेकर आई हूँ शाबाश मिठू वंडर सीमेंट के साथ। आइए 15 जुलाई को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और देखिए। जब दिल में हो जज्बात तभी तो होती है एक परफेक्ट शुरुआत। म्यूचुअल फंड में बैटिंग की तरह टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। गलत। बैटिंग के लिए टाइमिंग सही है। म्यूचुअल फंड्स के लिए टाइम स्पेंड इन मार्केट बिल्कुल सही है। मतलब जितना टाइम मार्केट में स्पेंड करेगा फायदा होने का चांस उतना ही बढ़ेगा। एकदम सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। मैं हूँ यूपीएल का स्वीट पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यूपीएल का स्वीट पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। यूपीएल का स्वीट पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस महामारी ने फिर से सिर उठा लिया है। 2.5 साल से कहर ढा रहे कोरोना वायरस के एक नए सब वेरिएंट ने अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के इस सब वेरिएंट को BA.5 नाम से जाना जा रहा है। कई विशेषज्ञों ने इसे अब तक सबसे अधिक संक्रामक सब वेरिएंट बताया है। इसके तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दुनिया के तमाम देशों से मास्क पहनना फिर से अनिवार्य करने की गुजारिश कर चुका है। अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक नए सब वेरिएंट के फैलने का संकेत यह है कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। WHO ने कहा है कि BA.5 BA.4 से संबंधित सब वेरिएंट है। इसकी वजह से पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में संक्रमित लोगों की संख्या 30% बढ़ी है। और आइए अब बात करते हैं इटली की। इटली में राजनीतिक भूचाल की स्थिति है। प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने विश्वास मत जीता, लेकिन इसके बाद भी त्यागपत्र देने की कोशिश की। इटली की राजनीतिक गतिविधियों पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने गुरुवार को भले ही विश्वास मत जीतकर सरकार बचा ली हो, लेकिन गठबंधन के मोर्चे पर जो स्थिति पैदा हुई है उससे वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। शायद यही वजह रही होगी कि विश्वास मत जीतने के बाद भी उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। हालांकि राष्ट्रपति ने इसे खारिज करते हुए उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। साथ ही संसद को संबोधित कर राजनीतिक स्थिति की स्पष्ट तस्वीर हासिल करने को भी कहा। माना जा रहा है कि द्रागी अगले बुधवार को संसद को संबोधित कर सकते हैं। 18 महीने पुरानी द्रागी सरकार पर छाए संकट के बादल से लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। तथ्य यह है कि द्रागी का इस्तीफा मेट्रेला द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह एक सकारात्मक संकेत है। यह तो होना ही था। मैं अपेक्षाकृत चिंतित हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि संकट का समाधान खोजा जा सकता है।
गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 5 स्टार मूवमेंट ने सीनेट में बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकार के राहत बिल पर विश्वास मत का बहिष्कार किया। सहयोगी दल का ये कदम सरकार को संकट में डाल सकता है और यहाँ तक कि इसके पतन का कारण भी बन सकता है। बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और यूक्रेन युद्ध पर इटली के रवैये को लेकर राजनीतिक दलों के बीच भारी मतभेद दिखाई दे रहा है। इस दृष्टिकोण में बड़े बदलाव की वजह 2023 के शुरुआत में होने वाले आम चुनाव को भी माना जा रहा है। कोरोना संकट से निपटने में द्रागी सरकार की नीतियों की खूब प्रशंसा हुई और साथ ही उनकी छवि ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इटली के दबदबे को भी बढ़ाया। 5 स्टार मूवमेंट 2018 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। हालांकि बाद में पार्टी ने टूट भी देखा और घटते समर्थन का सामना भी किया। बावजूद इसके द्रागी का कहना है कि 5 स्टार के बगैर वे सरकार नहीं चला सकते हैं। मैं यूक्रेन में महामारी और युद्ध को देखते हुए थोड़ा चिंतित हूँ। मुझे लगता है कि ये संकट नागरिकों के हानि के लिए होगा। द्रागी अगर राष्ट्रपति की सलाह पर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो उनके पास 2-3 विकल्प खुले होंगे। राष्ट्रपति द्रागी को नई सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं या फिर अगले साल होने वाले चुनाव तक किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं या फिर पहले चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इटली में शरद ऋतु में आमतौर पर चुनाव होता आया है। इस दौरान बजट भी पेश होता है और इसे संसद से मंजूर भी कराया जाता है। इटली में राजनीतिक उथल पुथल ऐसे समय में हो रही है जब यूरो क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ऋण दर में तेजी से वृद्धि हुई है। इस दौरान यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति को कड़ा करना शुरू कर दिया है। ईसीबी जर्मनी की उधार लेने की लागत और इटली जैसे अत्यधिक ऋणी सदस्य देशों के बीच विचलन को रोकने के लिए एक नए उपायों पर काम कर रहा है। द्रागी ने इटली की जनता को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार नए तंत्र से जुड़ी किसी भी शर्त से निपटने में सक्षम होगी, लेकिन उनके चले जाने के बाद नई अनिश्चितता पैदा हो जाएगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए CAATSA प्रतिबंधों से खास छूट दिलाने वाले एक संशोधित विधेयक को गुरुवार को पारित कर दिया। यह विधेयक भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने पेश किया था। संशोधित विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं विश्व संस्कृति की ओर। कहा जाता है कि जो इंसान जुनून से लबरेज हो वो कभी रिटायर नहीं होता। उसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती है। ऐसे ही कांगो के रहने वाले हैं बावोन मुबाके, जो जंगल को बचाने को लेकर एक अनोखे अंदाज पर काम कर रहे हैं। उनका यह प्रयास पर्यावरण को बचाने में काफी मददगार साबित हो रहा है। 62 वर्षीय बावोन मुबाके वैसे तो सरकारी नियमों के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन दूसरे कार्यों के लिए खुद को रिटायर नहीं किया है। नौकरी की जिम्मेदारी से फुर्सत मिली तो पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी अपने कांधे पर उठा ली है। कांगो में क्यू प्रांत के जिस बुकाओ इलाके में मुबाके रहते हैं वहां बिजली और गैस आपूर्ति की भारी किल्लत है। लिहाजा अधिकतर घरों में खाना बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और ये लकड़ियां अधिकतर पास के राष्ट्रीय उद्यान से आती हैं। इनकी कीमत लुप्त प्राय पूर्वी तराई गुरिल्ला के इस क्षेत्र को अंधाधुंध लकड़ियों की कटाई के रूप में चुकानी पड़ती है। मुबाके एक संस्था के साथ मिलकर इन्हीं जंगलों को बचाने का अनोखे अंदाज में प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश न सिर्फ किफायती है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी। पेड़ों को काटकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत अब खत्म हो गई। हमने सोचा कि हमें कचरे को इकट्ठा करना होगा, उसे रिसाइकल करना होगा और उससे ऊर्जा का दूसरा रूप बनाना होगा। हर दिन कचरों के ढेर से कांठल और पत्तियों जैसी बेकार चीजों को इकट्ठा किया जाता है, फिर इन्हें पानी में भिगाकर सुखाया जाता है। इसके बाद पाउडर बनाया जाता है। कार्बन युक्त बुरादे से इसे मिलाया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को टिकिया का रूप दे दिया जाता है।
खाना पकाने के लिए सुरक्षित ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ये काले रंग की टिकिया गंधहीन के साथ साथ धुआं रहित है। इसकी कीमत 100 कांगोली फ्रैंक तक होती है। पारंपरिक चारकोल की तुलना में इसकी कीमत 10 गुना कम है। संस्था ने 3 महीने पहले इसकी शुरुआत की थी। अब हर हफ्ते करीब 2000 ब्रिकेट का उत्पादन किया जाता है। इससे शहर की वर्षावन पर निर्भरता को कम करने के साथ साथ मुबाके जैसे सेवानिवृत्त लोगों को बिजी रखने और उन्हें अपने पैरों पर खड़े करने में मदद मिल रही है। Les briquettes contribuent à la préservation de l'environnement. आज बुकावू अंगारे और जलाऊ लकड़ी का एक बड़ा बाजार बन गया है और घरेलू ऊर्जा के विकल्प विकसित करना जरूरी हो गया है, जो वनों की कटाई की इस दर को भी थोड़ा धीमा करने में मदद कर सके। पारंपरिक ईंधन न सिर्फ महंगे बल्कि इससे पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। दक्षिणी क्यू ने पिछले 2 दशकों में 12% जंगल कवर को खो दिया है। इसका मुख्य कारण है कृषि और चारकोल के उत्पादन के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई। यही पैटर्न कांगो नदी बेसिन में भी देखा गया है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है, जो हर साल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 4% और शोषित करता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या के मुकाबले जैसे लोगों की भले ही ये छोटी कोशिश हो, लेकिन इससे जो परिणाम सामने आएंगे वो पूरी मानवता के लिए वरदान होगा। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।